करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हेडिंग क्या थी? प्रचारक 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 इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आई थिंक यस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किया था कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार अनुमान सूचकांक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार अनुमान सूचकांक। डिटेल्स लिखो। रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। टोटल 180 कंट्रीज, कुल 180 देश, फॉर चेकिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन, सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए। फॉर चेकिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन, सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार जांचने के लिए। जीरो इंडिकेट्स हाईली करप्टेड, शून्य का अर्थ है भ्रष्ट, तो 100 क्या होगा? लीस्ट करप्टेड, सबसे कम भ्रष्ट। तो इस तरीके से अलग अलग रैंक, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। 0 का मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश और 100 का मतलब बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है वो देश। टॉप कंट्रीज, शीर्ष देश, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। बॉटम कंट्रीज, अंतिम देश, सोमालिया, साउथ सुडान, दक्षिण सुडान, सीरिया और सीरिया। इंडियाज रैंक, भारत की स्थिति 80, चाइना 80, साथ में भ्रष्टाचार में दोनों 80 रैंक है। 180 में से 80 रैंक मिली है। लिखो अब इस संस्था के बारे में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन जर्मनी, संस्था जर्मनी में है। फाउंडेड इन 1993, 1993 से, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, अभी लिखने की तो जरूरत नहीं है, हमें सबको पता है वोटर्स डे कब आता है। वोटर्स डे कब आता है? वोटर्स डे 26 जनवरी से एक दिन पहले, ठीक है, मतदान दिवस कहते हैं उसको। बस वो लिख लो एक लाइन। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। अब ये कौन से नंबर का वोटर्स डे है ये आप लिख लेना, 10th, 10वां, 10th, 10वां। मतलब कब से हर साल मनाया जा रहा है? 2011 से। तो 11 से लेके 20 तक जो हुआ वो 10वां हुआ था। बस इतना ही लिखना था इसमें। नेक्स्ट, नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। नीति आयोग रिलीज्ड इट्स विजन, नीति आयोग ने अपना विजन जारी किया इस पर।
नीति आयोग रिलीज्ड इट्स विजन फॉर इट। नीति आयोग ने अपना विजन जारी किया इस पर। तो ये एनडीएपी है क्या? एनडीएपी 2021 में शुरू हो जाएगा। ये एक पोर्टल रहेगा जिसमें सरकार की सारी जानकारी, सारी स्कीम्स, जो कुछ भी पब्लिक सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में हो रहा है, उसकी सारी डिटेल्स कहां मिलेगी? एनडीएपी में मिलेगी। ओके, तो इसके बारे में लिख लो। द प्लेटफॉर्म एम इज, इस मंच का लक्ष्य है, द प्लेटफॉर्म एम इज, इस मंच का लक्ष्य है एक्सेस टू पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा, सरकारी डेटा तक पहुंच। एक्सेस टू पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा, सरकारी डेटा तक पहुंच। इट माइट लॉन्च इन 2021, 2021 में जारी हो सकता है। इट माइट लॉन्च इन 21, 21 में जारी हो सकता है। काम चल रहा है तो बड़ा जीके तो नहीं बनेगा, जब काम पूरा हो जाएगा तब ये बड़ा जीके बन जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, फोरम फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के लिए चुनाव प्रबंधन निकाय फोरम, फोरम फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के लिए चुनाव प्रबंधन निकाय फोरम, शॉर्ट में बोला जाता है FEMBOSA, ओ छोटा रहेगा, FEMBOSA, फुल स्टॉप। ये हेडिंग हो गई। ऑब्वियस है, इंडिया को अध्यक्ष बनाया गया है इलेक्शन बॉडीज का, यानी साउथ एशिया में जितनी भी बॉडीज हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी मीटिंग हर साल होती है। तो ये 10वीं मीटिंग हुई है। लिखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, होस्टेड 10th एनुअल मीटिंग, ने 10वीं वार्षिक सभा करवाई। होस्टेड 10th एनुअल मीटिंग, ने 10वीं वार्षिक सभा करवाई इन दिल्ली, दिल्ली में। चेयरमैन ईसीआई, अध्यक्ष ईसीआई। दिस फोरम वॉज एस्टेब्लिश्ड, यह फोरम स्थापित हुआ था ऑन थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क कंट्रीज, सार्क देशों के तीसरे सम्मेलन में, ऑन थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क कंट्रीज, सार्क देशों के तीसरे सम्मेलन में, विच वॉज फॉर इलेक्शन, जो चुनाव के लिए था, विच वॉज फॉर इलेक्शन, जो चुनाव के लिए था, इन 2012 दिल्ली, 2012 दिल्ली में। तो सार्क देश जो हैं, यानी भारत के आसपास के सारे देश, वो सार्क देश बनाते हैं। जब तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी सार्क की, तो वो हुई थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो सार्क देशों की हुई थी, और वो तीसरी कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हुई थी। ओके, तब ये सोचा गया था कि साउथ एशिया के लिए एक EMB बनाया जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का फोरम बनाया जाए। फुल स्टॉप। सार्क में कितने देश होते हैं? 7। ठीक है, सार्क हैज 7 कंट्रीज, सार्क में 7 देश हैं। लिस्ट बना लो, कौन कौन होगा आसपास के देशों में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और ना म्यांमार, वो तो उसमें है।
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में, बीमस्टेक में आता है वो। मालदीव्स, मालदीव्स क्वेश्चन इस मालदीव पे बनता है क्योंकि जनरली ध्यान नहीं आता है ये वाला मालदीव्स। फुल स्टॉप। वर्क लिख लो, कार्य, वर्क। इंक्रीजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुक्त एवं स्वतंत्र चुनाव करवाना। इंक्रीजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुक्त एवं स्वतंत्र चुनाव करवाना। जैसा नाम है वैसा काम है बस। एक स्कीम मैंने आपको पढ़ा रखी है एमपी लैड्स करके। जो भी एमपी होते हैं सांसद, उनको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, संसद को या किसी एक संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए। वो 5 करोड़ रुपए कलेक्टर के पास रहते हैं और उसको जब संसद चाहे गांव 2-3 गांव में विकास करने के लिए यूज कर सकता है। बट कोरोना के आने की वजह से क्या डिसाइड हुआ था कि एमपी लैड स्कीम अगले 2-3 साल के लिए बंद की जा रही है और एमपी लैड में जो भी पैसा लगाया जाता है संसदों को मिलता है, वो पैसा कोरोना से लड़ने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, तो यही हेडिंग है एमपी लैड्स, MPLADS, एमपी लैड्स, MPLADS। फुल फॉर्म लिखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। कोई भी संसद होता है तो उसको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने एरिया में डेवलपमेंट करवाने के लिए। ओके, इसको क्या कर दिया अभी कैबिनेट ने, सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया है और वही पैसा कोरोना से लड़ने के लिए यूज हो रहा है। कैबिनेट सस्पेंडेड इट फॉर 2 years। कैबिनेट ने योजना बंद की 2 वर्षों के लिए। कैबिनेट सस्पेंडेड दिस फॉर 2 years। कैबिनेट ने यह योजना बंद की 2 वर्षों के लिए। एंड टोटल 7,900 करोड़ रुपीस और कुल 7,900 करोड़ रुपए विल बी डिपॉजिटेड इन CFI। CFI में जमा होंगे। अब 2 CFI है, कौन सा है ये? कंसोलिडेटेड फंड है, सबसे बड़ा वाला जो फंड होता है ना, उसमें जमा होंगे सारे पैसे टू फाइट अगेंस्ट कोरोना या कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब इस योजना की शुरुआत कहां से हुई, हिस्ट्री लिख लो पूरी। स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1993। योजना 1993 से शुरू हुई। एंड कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा, अंदाजा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज नोडल एजेंसी और ग्रामीण विकास मंत्रालय एजेंसी थी। बट इन 1994, किंतु 1994 में इट वॉज ट्रांसफर्ड टू मॉस्पी। यह मॉस्पी में स्थानांतरित हुई। बट इन 1994 इट वॉज ट्रांसफर्ड टू मॉस्पी। यह मॉस्पी में स्थानांतरित हुई। मतलब एक ही साल रूरल डेवलपमेंट के पास में रही थी ये योजना, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम वाले में चली गई है। इट इज नॉन लैप्सेबल। यह गैर क्षय योजना है। इट इज नॉन लैप्सेबल, गैर क्षय योजना है। नॉन लैप्सेबल का मीनिंग क्या होता है? 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो ठीक, अगर बच गए तो अगले साल क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, मतलब आपको 5 करोड़ रुपए मिले गांव के क्षेत्र में विकास करने के लिए, 3 करोड़ ही खर्च हुए, तो अगले साल फिर से पूरे 5 नहीं मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे और 2 तो बचे हुए हैं। इस तरीके से चलेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लैप्सेबल स्कीम बोलते हैं। ठीक है। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 करोड़ इज गिवन। प्रति क्षेत्र 5 करोड़ दिए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलूं या एमपी बोलूं, या पर एमपी 5 करोड़ इज गिवन। प्रति एमपी 5 करोड़ मिलते हैं। दिस मनी इज जनरली यूज्ड। इस धन का आमतौर पर इस्तेमाल
इज यूज्ड इन नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाओं में होता है। इज यूज्ड इन नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाओं में होता है। सब कुछ, फ्लड, साइक्लोन, हेल स्टॉर्म हो, पेस्ट अटैक हो कि कीटों ने हमला कर दिया हो, साइक्लोन हो, सब चीज में इस्तेमाल होता है इसका। एंड 15% ऑफ दिस फंड, और इस निधि का 15% should be utilized in SC population, SC population के लिए है, SC जनसंख्या के लिए है। 5 करोड़ का 15% किसके लिए रहेगा? SC population के लिए रहेगा। एंड 7.5% फॉर ST, और 7.5% ST जनसंख्या के लिए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक, अघुलनशील स्याही। इंडेलिबल इंक, अघुलनशील स्याही। ये भी बहुत इजी था। वो वोटिंग देने जाते हैं तो एक इंक लगती है जो 10 दिन तक कुछ भी कर लो जाती नहीं है, उसके बाद 10 दिन के बाद वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना। ये इंक एक ही जगह बनती है, मैसूर में। मैसूर में इंक फैक्ट्री है इसको बनाने के लिए। मैसूर के राजा होते थे वोडियार करके। जब 1799 में टीपू सुल्तान को हटाया था मैसूर से, उसके बाद में वो किसको दिया गया था मैसूर? ओडियार फैमिली को दिया गया था। तो वोडियार फैमिली का एक राजा था जिसने 1918 समथिंग में, वो जरूरी नहीं है, उसमें क्या सेटअप किया था, मैसूर में एक इंक फैक्ट्री सेटअप की थी कि सरकार को अगर इंक चाहिए तो उसी फैक्ट्री से जाएगी। इसीलिए चुनाव में जो इंक होती है वो कहाँ से आती है? उसी फैक्ट्री से बन के आती है। अब इस इंक का इस्तेमाल कोरोना पेशेंट्स पे भी किया जा रहा है लगाने के लिए, ताकि पता रहे कि कोई भाग गया या कोई कुछ पता लग जाए कि वो क्या था, एक तरीके से पेशेंट था, तो उससे जुड़ा हुआ है ये। केवल लिख लो इलेक्शन का। अब ये सारा काम तो इलेक्शन कमीशन के पास रहता है इंक का, तो इलेक्शन कमीशन ने अलाउ कर दिया है कि कोरोना पेशेंट्स को ये इंक लगाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन अलाउ यूज ऑफ दिस इंक। चुनाव आयोग ने मंजूरी दी स्याही के इस्तेमाल के लिए, अलाउ यूसेज ऑफ दिस इंक, स्याही के इस्तेमाल के लिए फॉर पर्सन हु आर होम क्वारंटाइन। वे व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन है, फॉर पर्सन हु आर होम क्वारंटाइन, वे व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन है फॉर कोरोना के कारण। दिस इंक इज यूज्ड इन वोटिंग। इस स्याही का इस्तेमाल वोटिंग में होता है, मतदान में होता है। एंड इज ऑफ वॉयलेट कलर, नारंगी बोलते हैं, हाँ, और नारंगी रंग की होती है, वॉयलेट कलर। फुल स्टॉप। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल, कॉमा, रिमेन्स फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक रहती है। उसके बाद फिर वो ब्राउनिश होने लगती है वॉयलेट से, और फिर फेड होने लग जाती है पूरी। फुल स्टॉप। इन 1962 में 4-5 संस्थाओं के नाम एक साथ लिख लो। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्लस लॉ मिनिस्ट्री, विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय, प्लस नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लैब, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, प्लस नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास कोऑपरेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास कोऑपरेशन, मेड एग्रीमेंट विथ मैसूर पेंट्स,
ने मैसूर पेंट से अनुबंध किया था, मेड एग्रीमेंट विथ मैसूर पेंट्स, मैसूर पेंट से अनुबंध किया था फॉर इंक मैन्युफैक्चरिंग, स्याही बनाने के लिए। ठीक है, तो केवल वोट करके वो निशान जो आ जाता है उसके पीछे इतना कुछ रहता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के नामित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के नामित सदस्य। तो क्या किया इस साल, नामित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने हमारे पुराने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंजन गोगोई जो रिटायर हो गए थे, उनको कहाँ भेज दिया, नॉमिनेट करके राज्यसभा में डाल दिया। लिखो, रामनाथ कोविंद नॉमिनेटेड रंजन गोगोई, रामनाथ कोविंद ने रंजन गोगोई को नामित किया। ही वॉज 46th CJI, 46th CJI थे। फ्रॉम अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 से टू नवंबर 2019, नवंबर 19 तक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के अनुसार नॉट मोर देन 250 मेंबर्स कैन बी देयर इन राज्यसभा, राज्यसभा में 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। नॉट मोर देन 250 मेंबर्स कैन बी देयर इन RS, RS में 250 से ज्यादा नहीं रह सकते। और नॉमिनेट कितने हो जाते हैं, 12, एंड 12 आर नॉमिनेटेड, और 12 नामित होते हैं। फ्रॉम लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट्स, कला एंड सोशल सर्विसेज, और सामाजिक सेवाओं से। प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। दे आर नॉट एंटाइटल टू वोट, वोट का अधिकार नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल टू वोट, राष्ट्रपति वोट का अधिकार नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, बट एंटाइटल फॉर सिलेक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, किंतु उपराष्ट्रपति का वोट कर सकते हैं। अब इसकी उल्टी बात मैं नहीं लिखवाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो ध्यान में रखना। हटाने के लिए वोट कर सकते हैं। ओके, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वोट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के लिए नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। दोनों दोनों। फुल स्टॉप के बाद एक लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब भी कोई व्यक्ति MP बनता है, संसद बनता है, संसद तो लोकसभा में भी बैठता है और राज्यसभा में एक ही नाम रहता है, MP बोलना पड़ता है। हर संसद को अपनी लाइबिलिटीज और अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है। इन 12 लोगों को नहीं बतानी पड़ती कितनी प्रॉपर्टी है, ये भी एक चीज है, लिख लो। दे आर नॉट एंटाइटल्ड, या ऐसे लिखो, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग लाइबिलिटीज। संपत्ति बताने के लिए कोई दबाव नहीं है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग लाइबिलिटीज, संपत्ति बताने का कोई दबाव नहीं है। अंडर सेक्शन 75A, धारा 75A के तहत ऑफ RPA 1951,
आरपी है 1951 का। 2 आरपी है ना, 50 और 51। नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर आप सांसद बने भविष्य में तो 90 दिनों के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक खाते हैं, अकाउंट है, जो कुछ भी है। इनके लिए कोई जरूरी नहीं रहता। ठीक है, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, रिक्यूजल, जांच से हटाना। रिक्यूजल, RECUSAL, रिक्यूजल, जांच से हटाना। अब 370 जब हट रहा था तो PSA कानून होता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके तहत पुराने जो सीएम थे जम्मू कश्मीर के, ओमर अब्दुल्ला, उनको नजरबंद कर दिया था, है ना। तो जाहिर सी बात थी ओमर अब्दुल्ला क्या कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल करवाई कि मेरे साथ ये किया गया है। पिटीशन जिसके पास गई, जिस जज के पास गई, उसने क्या कर दिया, उस केस का रिक्यूजल कर दिया। मतलब ये केस मुझे मत दो, किसी और को दे दो। तो कोई भी जज जो किसी केस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और दूसरे को देना चाहता है, या सिर्फ जांच से हटना चाहता है कि मुझे इसमें अपने हाथ पैर गीले जलाने नहीं है, तो उस पूरी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिक्यूजल बोलते हैं। ओके, लिख लो इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मोहन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस मोहन रिक्यूज्ड हिमसेल्फ, ने अपने आप को जांच से हटाया। रिक्यूज्ड हिमसेल्फ, ने स्वयं को जांच से हटाया फ्रॉम पिटीशन ऑफ ओमर अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला की याचिका से। फ्रॉम पिटीशन ऑफ ओमर अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला की याचिका से। फॉर PSA के लिए ओमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मुझे PSA के तहत घर में नजरबंद कर रखा है, तो मुझे बाहर निकाला जाए, ये मैं याचिका दे रहा हूं। जस्टिस मोहन के पास याचिका आई, उन्होंने बोला मेरे को नहीं छेड़छाड़ करनी इसके साथ, ट्रांसफर चलेगा। ठीक है, तो रिक्यूजल की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, हम अगले पे आ जाते हैं। ERO नेट, ERONET सब कैपिटल में रहेगा। ERO नेट, ERO नेट क्या होता है, केवल वो लिख लीजिए। इट इज अ कॉमन डेटाबेस ऑफ ECI, यह ECI का सामान्य डेटाबेस है। इट इज अ कॉमन डेटाबेस ऑफ ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का सामान्य डेटाबेस है फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटी, सभी राज्य और यूटी के लिए। फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटी, सभी राज्य और यूटी के लिए। एंड हैज डेटा ऑफ 91 करोड़ इलेक्टर्स, जिसमें 91 करोड़ मतदाताओं की जानकारी रहती है। ऑफ 91 करोड़ इलेक्टर्स या वोटर्स। ओके, तो एक साथ जो जितने भी वोट देने वाले लोग होते हैं उनकी जानकारी जहां इकट्ठी होती है उसको क्या कहते हैं, एरो नेट कहते हैं। किसके कमांड में रहेगा, पूरा इलेक्शन कमीशन के कमांड में रहेगा। ओके, नेक्स्ट 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का 22वां विधि आयोग। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का 22वां विधि आयोग। अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, कि कैबिनेट ने मंजूरी दी। अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, कि कैबिनेट ने मंजूरी दी। इट इज फॉर 3 ईयर, 3 वर्षों का होता है। एंड अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, और सांविधिक गैर सांविधिक निकाय है। एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, और गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, दैट मीन्स
कैबिनेट की अप्रूवल काफी होती है, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं होती और ना ही संविधान में लिखा हुआ है, कैबिनेट ने बोल दिया तो बन गया। और हर एक तरीका है, हर 3-3 साल में लॉ कमीशन बनाना पड़ता है। तो ये वाला चलेगा 22nd वाला। ओके, इतने बन चुके हैं अभी तक। तो हिस्ट्री लिख लेते हैं, सबसे पहला कौन सा बना था, और आपको कुछ याद आ जाएगा, वो चार्टर एक्ट वगैरह जिसमें सबसे पहला एक विधि आयोग बना, तो फिर उसमें पहला नाम आएगा, वो नाम भी ध्यान आ जाएगा। लिखो, फर्स्ट कमीशन वॉज मेड इन 1834। पहला आयोग 1834 में बना था। कौन से चार्टर एक्ट के तहत बनेगा? 1833, अंडर चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833 से। चेयरमैन वॉज लॉर्ड मैक्यूले, अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकुले, मैकॉले। नाम भी पता है हमें, चार्टर एक्ट 1833 भी पता है हमें। ओके, फुल स्टॉप। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, फर्स्ट वॉज मेड इन 1955, पहला 1955 में बना। चेयरमैन MC सीतलवाड़, अध्यक्ष MC सीतलवाड़। अंग्रेजों के जमाने का पहला बता दिया और आजादी के बाद का पहला बता दिया। ये फर्स्ट था, अभी 22nd है। ठीक है, कितने साल में बनता है? हर 3 साल में नया बनता है। इट हैज चेयरपर्सन, इसमें एक अध्यक्ष एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स, और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वर्क, कार्य, रिव्यू एग्जिस्टिंग लॉ, मौजूदा कानून की समीक्षा। रिव्यू एग्जिस्टिंग लॉ, मौजूदा कानून की समीक्षा। और सुझाव, रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट हेडिंग, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण। कौन से अनुच्छेद के तहत रिजर्वेशन मिलता है? जॉब में ST SC OBC को 16, लेकिन 16 पूरा नहीं है, 16 ब्रैकेट 4। ओके, उसके तहत मिलता है। लिखो, एक्चुअली पहले समझ लो मामला क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्णय दिया कि जहां तक जॉब देने की बात है वहां रिजर्वेशन रख सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? जॉब में मिलेगा रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब सरकार तैयारी में, वो पलटते हैं ना निर्णय, तो कानून बदलने की कोशिश, वो सब लिख लो। SC gave a judgment, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दैट प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की पदोन्नति में आरक्षण, दैट प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की पदोन्नति में आरक्षण इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है। The FR of reservation is in FR के तहत आरक्षण is given by Article 16 ब्रैकेट 4,
अनुच्छेद 16(4) से मिलता है, इज गिवन बाय आर्टिकल 16(4), अनुच्छेद 16(4) से मिलता है विच एम्पावर्स द स्टेट्स टू डू सो, जिससे राज्यों को शक्ति मिलती है क्या करने की, रिजर्वेशन डिसाइड करने की। ठीक है, टू डू सो, रिजर्वेशन हर राज्य की डिसाइड करने की। अब बहुत सारी चीजें, जैसे इस कानून से इसको बचाना है तो अपोजिशन ने बोल दिया कि ये पूरा नाटक उठा के शेड्यूल 9 में डाल दो। शेड्यूल 9 क्या है? शेड्यूल 9 में 250 कानून है और वो कानून क्या कहते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू से दूर रहेगा, बट सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम बचाना चाहते हो हमसे वो तुम शेड्यूल 9 में डालते रहो और हम उसको चेक नहीं कर पाए। जब तक हम चेक कर सकते हैं, नॉर्मली हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन हम तब आगे चेक कर सकते हैं जब वो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को खराब कर रहा हो। तो ये वाली बातें अपोजिशन ने कही। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इसी से जुड़ी हुई है, इसीलिए बहुत पहले ही बता दिया मैंने आपको। लिख लो, 9 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की नवी अनुसूची। 9 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की नवी अनुसूची। अपोजिशन डिमांडेड दैट, विपक्ष ने कहा कि, विपक्ष ने मांग रखी कि रिजर्वेशन शुड पुट अंडर 9 शेड्यूल, आरक्षण को नवी अनुसूची में रख दिया जाए। रिजर्वेशन शुड बी पुट अंडर 9 शेड्यूल, आरक्षण को नवी अनुसूची में रख दिया जाए। ठीक है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स रूल, सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद। अब वो मामला पिछली हेडिंग में, ओके। दिस शेड्यूल कंसिस्ट लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के कानून हैं। दिस शेड्यूल कंसिस्ट, क्या लिखा, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, इस अनुसूची में केंद्र और राज्य के कानून हैं। विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, जो न्यायालय में नहीं ले जा सकते। विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। टोटल 284 लॉज आर देयर, 284 कानून हैं। तमिलनाडु सबसे ज्यादा रिजर्वेशन देता है, 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में, और उसको चैलेंज ना किया जाए तो तमिलनाडु का वो 69% रिजर्वेशन वाला मामला कहां पे रख रखा है, 9 में। तो अपोजिशन ने यही बोला है कि तमिलनाडु ने रख रखा है तमिलनाडु का रिजर्वेशन का मामला, तो पूरी रिजर्वेशन के मामले कहां होने चाहिए, 9th में होना चाहिए। तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन, तमिलनाडु का 69% आरक्षण इज इन 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची में है। कब जोड़ी गई थी नवी अनुसूची? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया था ये, पॉलिटिकल साइंस और वो सोशल वोशल वाला जो लेके रखते हैं ना, उनसे पूछा था ये। कौन सा था वो लेना है, वो सोशल, ऑप्शनल कौन सा, सोशियोलॉजी। तो उस व्यक्ति ने सोशियोलॉजी ले रखी थी, उससे पूछा गया था कि 9 शेड्यूल संविधान में कब जोड़ा गया। मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे जब संविधान बना था? 12 थे, 18 थे, 8 थे, 8 थे, 8। ओके। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, सबसे पहला अमेंडमेंट जो नेहरू लेके आए थे 1951 में, वो अमेंडमेंट क्या था? वो अमेंडमेंट ये था कि 9 शेड्यूल बनाया जाए। ओके, ये बड़ी बात थी। तो पूछ लेते हैं ऐसे जनरल क्वेश्चंस, पता होना चाहिए।
लिख लो इसके बारे में। 9th शेड्यूल वॉज मेड इन 1951 बाय नेहरू। नवी अनुसूची 1951 में बनाई गई। टू शील्ड सम लॉज, कुछ कानूनों को बचाने के लिए। टू शील्ड सम लॉज, कुछ कानूनों को बचाने के लिए। इसीलिए तो नेहरू को प्रॉब्लम हो रही थी डेवलपमेंट में इंडिया के। कानूनों को ले लेके कहां पहुंच जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। तो कानूनों को उठा के कहां डाल दिया? 9th शेड्यूल में, और उस पर ताला लगा के बोल दिया कि यहाँ ये इसमें जो भी लिखा हुआ है वो न्यायालय में नहीं जा सकता। तो अब हर कोई, अब सरकार जब अपना काम करने की कोशिश करती है तो सारा कानून कहां लगा देती है? 9th शेड्यूल में, बचने के लिए। हालांकि हर नहीं। नेक्स्ट हेडिंग, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट। इंडिया रैंक 83, भारत का स्थान 83। स्कोर लिख लो आप। इन पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार में 34 आउट ऑफ 40, 40 में से 34। अलग अलग कैटेगरीज थी, एक दो कैटेगरी लिखवा रहा हूं, अच्छे अच्छे जहां मार्क्स आए हैं वहां पर। दूसरे, सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रता 37 आउट ऑफ 60, 60 में से 37। ठीक है, रैंक कम क्यों हुई? इतने पीछे क्यों? हम तो बहुत आजाद हैं। केसेस की वजह, फ्रीडम की बात हो रही है ना यहाँ तो, स्वतंत्रता, आजादी। रैंक कम होने का एक ही कारण है, जम्मू कश्मीर, जहां आजादी बिल्कुल भी नहीं दी गई है लोगों को। वो सब विदेशी लोग ऐसा बोलते हैं, मानते हैं, तो रिपोर्ट में भी आ जाता है वो। ओके, तो मेजर इशू कश्मीर था, लिखने की जरूरत नहीं, उसको रहने दीजिए, कॉमन है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अगेन कुछ नाटक हो गया। जज का ट्रांसफर करना एक बड़ी बात होती है, और वो हमेशा एक इशू ही बन जाता है। दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, उसके जो जज थे, एक जज, उनका ट्रांसफर करके उनको पंजाब के हाई कोर्ट में भेज दिया। अपोजिशन ने फिर से बोला कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी अपने लीडर्स को गिरफ्तार होने से बचाना चाह रही है, क्योंकि उस जज ने दिल्ली पुलिस को बहुत डांट फटकार लगाई थी कि क्यों दिल्ली पुलिस ने किसी बीजेपी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया। शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, दिल्ली पुलिस है इस खेल में, एक कोई बीजेपी के लीडर्स हैं जिनको गिरफ्तार करना है, और सारा मामला एक वो दिल्ली की हाई कोर्ट में चल रहा है। तो हाई कोर्ट का जज है, वो दिल्ली पुलिस को डांट रहा है कि गिरफ्तार क्यों नहीं करा, करना चाहिए था, और खूब डांटा। तो उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली से पंजाब। ठीक है, लिखो कौन करता है? लॉ मिनिस्ट्री ने कर दिया। लॉ मिनिस्ट्री ट्रांसफर्ड जस्टिस मुरलीधर। विधि मंत्रालय ने, कानून मंत्रालय ने जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर किया फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब हाई कोर्ट, दिल्ली से पंजाब हाई कोर्ट। अपोजिशन सेड, विपक्ष का कहना था, अपोजिशन सेड, विपक्ष का कहना था दैट इट वॉज डन टू सेव बीजेपी लीडर्स, कि बीजेपी नेताओं को बचाने के लिए किया गया। इट वॉज डन टू सेव बीजेपी लीडर्स, बीजेपी नेताओं को बचाने के लिए किया गया। एज मुदलियार स्कोल्डेड दिल्ली पुलिस, क्योंकि मुदलियार ने दिल्ली पुलिस
को डांटा था, फटकारा था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 222 ब्रैकेट 1, अनुच्छेद 222 ब्रैकेट 1 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, विथ सीजेआई, सीजेआई के साथ में ट्रांसफर अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। में ट्रांसफर जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब करेंगे हर बार, ऐसा नहीं है। किसने किया? लॉ मिनिस्ट्री ने किया। लेकिन और कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। और किसके साथ? किसके सुझाव के साथ? सीजेआई के सुझाव के साथ। डन। इसमें हम वही पढ़ रहे थे, यूएपीए पढ़ा था हमने, जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, भारत सुरक्षा सम्मेलन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, अभी अभी कुछ शांति समझौता हुआ है और बहुत सारे फैसिलिटीज मिली हैं, प्लॉट वगैरह, है ना। हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? इंडिया चाइना। स्टीमैक्स, एसटीआई, एसटीआई सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया, मंगोलिया एंड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो। छोटी छोटी हेडिंग है, अब तो बहुत हल्की फुल्की है। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, ब्रैकेट में शॉर्ट नेम लिखो CH-47F, CH-47F, मेड बाय अमेरिकन बोइंग कंपनी, अमेरिका के बोइंग कंपनी ने बनाया। मेड बाय अमेरिकाज बोइंग कंपनी, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने तैयार किया। इंक्लूडेड इन एयरफोर्स, और भारत की वायुसेना में शामिल। इंक्लूडेड इन एयरफोर्स, भारत की वायुसेना में शामिल। चिनूक मीन्स, चिनूक क्या होता है? हवा, हवा का नाम है। चिनूक का मतलब होता है, जैसे लू होती है वैसे अमेरिका की लू को चिनूक कहते हैं। Chinook is a warm wind flowing in America. अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा चिनूक कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग, धनुष। सिक्स धनुष तोप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टैंक नहीं, कैनन। 6 धनुष कैनन, 6 धनुष तोपें वर मेड इन जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जबलपुर की आयुध फैक्ट्री में बनी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहां हथियार बनते हैं उस फैक्ट्री को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोला जाता है। वर मेड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्री में बनी। एंड इंक्लूडेड इन आर्मी, और सेना में जोड़ा गया। इट वॉज परचेज्ड इन 1980 बाय बोफोर्स। इसे 1980 में बोफोर्स द्वारा खरीदा गया था।
तो पहले स्वीडिश कंपनी बोफोर्स हमारे लिए ये धनुष तोपें बनाती थी, अब हम खुद ही बनाते हैं धनुष तोपें। ओके, क्या 80 1980 में बोफोर्स से खरीदा गया था। 1980 के बाद में आपके राजीव गांधी भी थे जो बोफोर्स मामले में फंसे थे, तो वो इन्हीं मामलों में फंसे थे कि करप्शन बहुत किया है, पैसा ज़्यादा गया है और हथियार कम आए हैं बोफोर्स से, तो करप्शन मिला था एक। ठीक है, वो बोफोर्स से जुड़ा हुआ इसलिए था। देन अगला पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम डीआरडीओ एक्सपेरिमेंट इन पोखरण राजस्थान। डीआरडीओ ने पोखरण राजस्थान में परीक्षण किया। टेस्टेड इन पोखरण राजस्थान, पोखरण राजस्थान में परीक्षण किया। रेंज 70 to 75 किलोमीटर, रेंज या दूरी 70 से 75, 70 to 75 किलोमीटर। इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। वो ट्रक में बहुत सारे रॉकेट रहते हैं और एक के बाद एक फायर होते चले जाते हैं, उसको पिनाका कहते हैं। पिनाका मिसाइल होती है और उनकी रेंज 70 से 75 तक चलती है। नेक्स्ट, माइनस को होना तो जरूरी नहीं है, हाँ जो बहुत जरूरी है। तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्टार बना लेना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा। टू इंक्रीज मेक इन इंडिया इन डिफेंस, सुरक्षा में मेक इन इंडिया के लिए, टू इंक्रीज मेक इन इंडिया इन डिफेंस, सुरक्षा में मेक इन इंडिया के लिए अ क्वाड विल बी मेड, एक क्वाड बनाया जाएगा, QUAD। क्वाड मतलब चार कोने, मतलब तमिलनाडु के 4 शहर हैं जो आपस में कनेक्टेड होंगे और इन शहरों में क्या बनेंगी, हथियार बनेंगे। ओके, ये दूसरी ऐसी जगह होगी इंडिया की जहां पे हथियार बनना इस तरीके से शुरू होंगे कॉरिडोर के द्वारा। तो पहला भी बना होगा, वो यूपी में बना था 2018 में, अभी इस साल की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में है, 2 ही हैं केवल। इट विल कनेक्ट चेन्नई, यह जोड़ेगा चेन्नई, सलेम कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली, और तिरुचिरापल्ली को। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2300 करोड़, 2300 करोड़ का निवेश। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2300 करोड़, 2300 करोड़ का निवेश। सच फर्स्ट कॉरिडोर, इस तरह का पहला गलियारा वॉज मेड इन अलीगढ़ यूपी, अलीगढ़ यूपी में बना 2018 में, इन 2018 में। फिर अगली हेडिंग वही आ गई वापस, 6 पनडुब्बियां। प्रोजेक्ट 75 आई, देख रखा है हमने, तो उस पर हम वापस दिमाग नहीं खपाएंगे।